गुड इवनिंग दोस्तों। मैं रमनदीप आप सभी का यहाँ पे प्री टाइम बैच में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्री टाइम बैच में हम लोग का जो हिस्ट्री का पूरा पोर्शन था, इतिहास में हमने जो भी एंशियंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो, उस पूरे टॉपिक को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो ये जो चीजें यहाँ पर चल रही थी, जब ये टॉपिक पूरा खत्म हुआ है तो उस टॉपिक के बाद जो भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन होंगे वो सब आप लोगों को कराए जा रहे होंगे। हम लोगों ने मैंने आप लोगों को प्रॉपर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया था। 1920 के दौरान से जो घटनाएं घटी थी 1947 तक की, वो सारी घटनाएं हमने अपनी क्लास में देखी थी। आज हम लोग जो करने वाले ये हैं कि ये क्लास प्रॉपरली यूपी पीसीएस पीवाईक्यू को फोकस रहेगी। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए इन सब टॉपिक से, जो टॉपिक हमने पढ़े थे अपनी क्लास में, उन टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग जितने चीजों को पढ़े हैं उसको कैसे अप्लाई करना है। दूसरी बात, जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और हम लोगों को कैसे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। अच्छा, ये यूपी पीसीएस की क्लास है, यूपीएससी पीआईक्यू की भी एक क्लास होगी। मैं मॉडर्न इंडिया की जो टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए थे उन पर जो क्वेश्चंस आए हैं उनको क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। ठीक है। तो वो भी क्लास आप लोगों को मिल जाएगी प्रॉपरली। अब देखिए, आगे चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि भारत सरकार द्वारा 1919 में, ठीक है, ये 1919 की घटना से हमने शुरुआत किया था। हमने देखा था कि श्रमिक आंदोलन कैसे, जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट थे पूरे, वो कैसे आगे बढ़ रहे थे। हमने फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा था। हमने कुछ कम्युनिस्ट जो आंदोलन हुए थे, जो साम्यवादी आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों के बारे में देखा था। तो ये एक क्वेश्चन उसी के संदर्भ में है। मैंने आप लोगों को प्रॉपर समझाया था कि जब 1919 में यूएन के अंतर्गत आईएलओ की स्थापना हुई थी, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जब की गई थी 1919 में, तो उस सम्मेलन के दौरान वाशिंगटन में इसकी स्थापना हो रही थी। वहां पर जो सम्मेलन हो रहा था, वहां पर मजदूरों का प्रतिनिधि करने के लिए, मजदूरों को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा किस व्यक्ति को भेजा गया था, ये क्वेश्चन यहाँ पर यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। अब चीजों को थोड़ा समझिएगा, मुझे लगता है ये 2020 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आप लोगों के सामने चार विकल्प दिए हुए थे। पहला विकल्प क्या था दोस्तों? पहला विकल्प था कि वीपी वाडिया, ठीक है। दूसरा था सीएफ एंड्रूस, एनएम जोशी और जोसेफ बैप्टिस्ट। मुझे लगता है कि हमने जो अपनी क्लासेस की हैं उसमें हमने इनका नाम छोड़ करके बाकी तीनों नाम के बारे में हमने कहीं ना कहीं पर डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं पर चीजों को पढ़ा था। ठीक है। मैंने आप लोगों को प्रॉपर समझाया था कि भारत का जो पहला आधुनिक मजदूर संगठन बनाया गया था, आधुनिक मजदूर संगठन बना था मद्रास मजदूर संघ, ठीक है, उस संघ की स्थापना वीपी वाडिया के द्वारा की गई थी। ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर बताया था कि 1918 में मद्रास मजदूर संघ की स्थापना वीपी वाडिया ने की थी। तो इनका नाम आप लोगों ने वहां से सुना होगा कि ये व्यक्ति मजदूरों के लिए कुछ कार्य उस टाइम पर कर रहा था। तो चांस बनता है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम लोग जो अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चंस को देखेंगे, उन क्वेश्चंस को बेसिक समझने का प्रयास करेंगे। और मेरा उद्देश्य बस ये है, देखिए हम लोगों ने प्री टाइम बैच में पीआईक्यू को सिर्फ इसलिए जोड़ा कि आप लोगों को उसको अटेम्प्ट करने का तरीका समझ में आए, आप लोगों को यह समझ में आए कि अप्रोच हम लोगों को क्या फॉलो करनी है। ठीक है। मैं बेसिक समझा रहा हूँ, मानिए इसका आंसर आप लोगों को नहीं पता है। वीपी वाडिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं पर, और हो सकता है कि बहुत से लोग सिर्फ इन्हीं का नाम सुने भी हों। जोसेफ बैप्टिस्ट एक साम्यवादी नेता थे, इनका नाम आप लोगों ने हो सकता है सुना होगा, हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। एनएम जोशी के बारे में डिस्कस किया था, तो इनका नाम भी सुना होगा। लेकिन बहुत सारे चांस बनता है कि लोग वीपी वाडिया को सही मान करके आएंगे। अब जो गलती किया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, गलती क्या किया था, उसने अपने आंसर की में इसी के ऑप्शन को सही माना हुआ है, ए वाले विकल्प को सही माना हुआ था। ठीक है। जबकि ये जो गए थे वीपी वाडिया, ये वहां पर भारतीय मजदूरों के सलाहकार के तौर पर गए हुए थे, और जो प्रतिनिधि के तौर पर गया था व्यक्ति वो थे एनएम जोशी, ठीक है, नारायण मल्हार जोशी, ये व्यक्ति थे वो जो वहां पर शामिल हुए थे। तो ये थोड़ा कुछ कंफ्यूजन है, इन कंफ्यूजन को आप लोग ध्यान रखिएगा। यूपीपीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में गलत होते हैं। अगर रिसेंट में आप लोगों ने न्यूज़पेपर देख रहे होंगे तो आप लोगों को प्रॉपर आइडिया होगा कि अभी रिसेंट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी बहुत सारी त्रुटियों को संशोधित किया है, बहुत सारे आंसर की को चेंज किया और वापस से पुराने आंसर की को जारी किया है। तो उसने वहां पर प्रॉपर बताया, और देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 सालों में जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ, उसमें दोनों पेपर मिलाकर के पेपर 1 पेपर 2 करीब 40 क्वेश्चन के अराउंड टोटल क्वेश्चन गलत थे या फिर उनके उत्तर को संशोधित किया गया। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया पेपर से, क्योंकि उसका आंसर ही नहीं समझ में आ रहा था। तो अब समझिएगा दोस्तों, पर पेपर लगभग लगभग 10 क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर यूपीपीसीएस की तरफ से की गई है पिछले 2 सालों में। ठीक है। अब चूंकि आयोग बार बार इतने प्रश्नों को गलत कर रहा है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसका आंसर की नहीं देता है, और 10 क्वेश्चन वास्तव में बहुत मैटर करता है। जिन दोस्तों ने
जिन दोस्तों का 1 नंबर 2 नंबर की वजह से रैंक पीछे हो जाती है, वो सोचिए कि 10 क्वेश्चन है टोटल यहाँ पर प्रॉपर क्वेश्चन, वो आपकी आंसर की में आंसर नंबर पे टोटल कितना इफेक्ट पड़ता होगा सब चीजों का। लेकिन अब चूंकि आयोग ऐसा कर रहा है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हालांकि अभी आयोग ने रिसेंट में जो एक्शंस लिए हैं और ये बात जो कही है कि आगे से ऐसी कोई भी त्रुटि नहीं की जाएगी, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी त्रुटियां कम हो और आयोग इन सब चीजों पर ध्यान दे। तो ये थोड़ा बातें ध्यान देने लायक यहाँ पर आप लोगों के सामने है। अब चीजों को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का तो आंसर होगा कि हम लोग एनएन जोशी जो थे वो 1919 में आईएलओ की स्थापना में भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजे गए थे। ये फैक्ट आप लोगों को याद करना है और पीआईक्यू के ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत अपने आंसर की में आपका जो शॉर्ट नोट्स हो वहां पर ऐड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जैसे ये जो बुक है, ठीक है, पीआईक्यू की कोई ना कोई बुक आप लोग ले लीजिए। ये बुक मुझे लगता है कि दृष्टि से मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हुए हैं यहाँ पर, दृष्टि की बुक से, तो वो बुक आप लोग प्रॉपर खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, आंसर की भी कुछ ढंग से दिया हुआ है, सर्टिफाइड आंसर की होता है यहाँ पर। तो इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आप लोग करना ये कि जो बुक आप लोग फॉलो करें, जिस बुक को आप लगा रहे हैं, यहीं पर आप लोग हेडिंग डाल करके शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। इसी पेज पर आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए कि हाँ, वीपी वाडिया जो थे वो सलाहकार बने थे, एनएम जोशी यहाँ पर आपके प्रतिनिधि तौर पर शामिल हुए थे। ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब देखिए आगे। अब अगर मैं अगले प्रश्न की तरफ बात करूं, मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूं दोस्तों, तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कि निम्नलिखित नेताओं में से, अच्छा ये एडिट नहीं हुआ, ये मिटा नहीं है ना, ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। इसमें से कौन से ऐसे नेता हैं जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे? ये प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया हुआ है, ठीक है। हमने देखा था दोस्तों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है, उस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी वहां पर शामिल होने जाते हैं, ठीक है। और महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू, देवदास गांधी, मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला, और इन सबका नाम मैंने आप लोगों को समझाया था कि मीराबेन, ये लोग शामिल हुए थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद वहां पर नहीं गए थे। मैंने आप लोगों से प्रॉपर समझाया था कि राजपुताना जहाज से ये लोग गए थे। सितंबर सितंबर जो है आपका 1931 के अराउंड से ये सम्मेलन स्टार्ट हुआ था और दिसंबर 1931 तक चला था। इसी सम्मेलन में गांधी जी को, वहां के जो प्रधानमंत्री थे, उसने कहा था कि एक अर्धनग्न फकीर है जो हमारे सामने बैठ करके, हमारे इक्वल पोजीशन में बैठ करके हम लोगों से बातचीत कर रहा है। इसलिए गांधी जी की बहुत प्रशंसा वहां पर की गई थी। हालांकि इस सम्मेलन का कोई परिणाम निकल के सकारात्मक नहीं आया था और उसके बाद फिर से वही सारे आंदोलन वापस से शुरू किए गए थे। लेकिन ये जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था, मैंने आप लोगों को प्रॉपर समझाया था ये चीजें कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन ने कांग्रेस को और ब्रिटिश सरकार को इक्वल पोजीशन में लाकर खड़ा किया था और कांग्रेस की जो हैसियत है, कांग्रेस की जो वैल्यू थी, उसको बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ा दिया था। तो ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन का एक महत्व था। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि एम के गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू शामिल हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं हुए थे। यहाँ पर एक पॉइंट जो और ध्यान देने लायक है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पहले, दूसरे और तीसरे तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। तो ये सारी कुछ बातें, ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये पीडीएफ कहाँ गई, एक मिनट, सॉरी। ओके नहीं, ये तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। तो ये क्या होता है ना कि कभी कभी स्क्रीन शेयर करते करते अचानक से स्क्रीन गायब हो जाती है। जहां पर हुआ वही है, मैं देख ले रहा हूँ क्या समस्या आ गई है फिर से अचानक से। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग यहाँ पर, ये प्रॉपर स्क्रीन यहाँ पर जो है आप लोगों की शेयर हो गई है, ठीक है। अब चीजों को समझिएगा आप लोग। तो हम लोग कहां पर थे, हाँ, ये कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग नहीं लिया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखाऊं, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो बुक के संदर्भ में है। और यूपी पीसीएस का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक बहुत फेवरेट प्रश्न रहता है कि कौन सी पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई, किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। ये प्रश्न लगातार मैच द कॉलम में पूछा जाता रहा है। अब आप लोगों को करना क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को करना ये होगा कि प्रीवियस ईयर में जितने भी पुस्तक पूछी गई हैं, उन पुस्तकों के नाम, उनके राइटर्स, देखिए कुछ ही पुस्तक है जो बार बार रिपीट होती रहती हैं, और वो अगर रिपीट होने वाली पुस्तक को आप लोग याद कर लेते हैं, देखिए मानिए अगर प्रीवियस ईयर में
करीब 20 पुस्तक के बारे में पूछा हुआ है कि इनके लेखक कौन है, इनके लेखक कौन है। आप लोगों को 20 का नाम याद भी नहीं करना है, आप लोगों को नाम याद करना है 10 का मुश्किल से, क्योंकि उन 10 के सहारे आप लोग सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैच द कॉलम होता है और ये सुविधा हमारे पास यहाँ पर दी जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहला टॉपिक दिया हुआ कि द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, एक बुक ये है। फिर गीता रहस्य, तो गीता रहस्य जो बुक है दोस्तों, ये तो मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा गीता रहस्य जो है वो किस व्यक्ति ने लिखी होगी, ठीक है। क्योंकि गीता रहस्य और बाल गंगाधर तिलक, इनका एक बहुत अच्छा मेल यहाँ पर बैठता है। तो गीता रहस्य जो पुस्तक है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी, ये आप लोग यहाँ पर ऐसे ध्यान दे सकते हैं। दूसरी बात एक कह रहा है कि अ नेशन इन मेकिंग और इंडिया विंस फ्रीडम, तो जो इंडिया विंस फ्रीडम है, इंडिया विंस फ्रीडम की जो बुक है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुझे इन 4 पुस्तकों में से, लिटरली मुझे इन 4 पुस्तकों में से सिर्फ इन 2 पुस्तक का नाम याद है, ठीक है, कि इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है, और जो गीता रहस्य वो तिलक जी के द्वारा लिखी गई है। बाकी जो 2 पुस्तक है, इन 2 पुस्तक के बारे में ना तो मुझे याद है और ना तो मुझे याद करने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता नहीं दोस्तों, समझिएगा इन चीजों को, कि इन 2 के सहारे मैं आंसर तक पहुंच जाऊंगा। मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग ये 4 विकल्प देख रहे होंगे, तो इन 4 विकल्प में आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये क्या हो रहा है भाई, सॉरी, 1 मिनट, फिर से कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, 1 मिनट, बार बार स्क्रीन शेयरिंग क्यों ऑफ हो जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही चीजें। ठीक है, मैं एक बार को सही कर देता हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है वो मिटाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ कर दे रहा हूँ। अब चीजों को देखिएगा आप लोग दोस्तों, यहाँ पर जो 4 पुस्तक के बारे में पूछा गया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ठीक है, ये पुस्तक लिखी थी लाला लाजपत राय के द्वारा, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया विंस फ्रीडम, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई थी। इन 4 पुस्तक में से अगर आपको 2 पुस्तक का आंसर याद होगा, 2 पुस्तक का नाम याद होगा और उसके राइटर का नाम याद होगा, तो आप लोग मैच द कॉलम के माध्यम से अपने आंसर पर तक सही पहुंच सकते हैं। एक चीज को समझिएगा, जो पूरा प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, वो प्रीलिम्स का एग्जाम आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए नहीं होता है, वो चेक ये करना चाहता है कि आप अपनी नॉलेज का प्रयोग कैसे कर पाते हैं। क्या आप अपने सीमित जानकारी के माध्यम से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, ये चेक करने के लिए यहाँ पर हम पेपर को ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। अगर सिर्फ आपकी नॉलेज को चेक करना होता तो पेपर को सब्जेक्टिव बना करके मेंस में वहां पर चेक किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर उद्देश्य ये होता है कि आपकी सीमित जानकारी, आपको 4 विकल्प में से सिर्फ 2 के बारे में पता है, आप उन 2 के बारे के माध्यम से, उन 2 के माध्यम से आप अपने सही आंसर तक कैसे पहुंच रहे हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों जिनको जिनको चारों पुस्तक का नाम याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो सिर्फ इतना समझे कि आप सिर्फ उतना चीजें याद करें, उतना चीज तैयार करें जिनके माध्यम से आप लोग अपने आंसर को अटेम्प्ट कर पाए। तो ये ध्यान आप सभी को यहाँ पर देना पड़ेगा। दूसरी बात अगर आप लोग देखें तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोग क्या है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, इसकी बात कर रहा है यहाँ पर, ध्यान समझिएगा दोस्तों। और यहाँ पे 4 विकल्प आप लोगों के सामने दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में, यहाँ पर मैच द कॉलम में दिया हुआ है। फिर कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 1930, तो सविनय अवज्ञा का तो मैं श्योर हूँ, सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट हुआ था, ये आपका मार्च अप्रैल 1930 के बीच में हुआ था, ठीक है। ये तो मैं सही हूँ एग्जैक्टली कि ये सही है हमारा। अच्छा, मैं अभी पहले के बारे में श्योर नहीं हूँ, ध्यान देता हूँ, ठीक है। कह रहा कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931, तो ये भी हमने देखा कि सितंबर दिसंबर 1931 के दौरान ये घटना घटी थी, ये बात भी सही है। सांप्रदायिक निर्माण, सांप्रदायिक निर्णय, ये कम्युनल जो अवार्ड था, ठीक है, सांप्रदायिक पंचांग था, उसकी बात यहाँ पर कर रहा है, और ये 1933 दे रहा है, ठीक है। तो सांप्रदायिक निर्णय जो था ये 1933 नहीं बल्कि 1932 में था, हमने डिस्कस किया था प्रॉपर इस बारे में, और मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि 1932 में इसी के बाद पे पूना समझौता होता है, जिसको सांप्रदायिक निर्णय का अंतिम संशोधित रूप मान करके सरकार जो स्वीकार कर लेती है, ठीक है। यहीं पर भीमराव अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय समझौता होता है, गांधी जी अनशन पर बैठते हैं यशोदा जेल में। तो ये सारी घटनाएं हमने अपने क्लासेस में देखी हुई है, उसके माध्यम से आप समझिएगा। हमने जल सेना अधिनियम के बारे में सही से नहीं पढ़ा था, तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था, ठीक है। हमको इन तीनों चीजों का आइडिया है, और मुझे ये एग्जैक्टली श्योरली पता है कि ये 3 चीज सही है। तो सॉरी, ये 1930 सही है, 1931 सही है, और 1933 गलत है, मुझे एग्जैक्टली पता हुआ। और यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया, डी वाला। इसका मतलब ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया, पहला स्टेटमेंट दिया वो सही है।
लेकिन चूंकि हमको निकालना सुमेलित नहीं है और मैं चौथे ऑप्शन पे यहाँ पर श्योर हूं, तो मेरा आंसर यहाँ पर सीधे से निकल जाएगा, भले ही मुझे पहले के बारे में पता हो या ना हो। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों आप लोगों को। हो सके आप लोगों को एक चीज ना बताओ, लेकिन जो चीजें पता है, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है, उनका प्रयोग करिए और उसके माध्यम से आप लोग अपने आंसर को आगे बढ़ाते चलिए। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, यहाँ पे ये इसको मैं बता देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 घटनाएं दी हुई हैं और कह रहा है कि इन 4 घटनाओं को एक क्रम में, एक क्रोनोलॉजी में आप लोगों को यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए पहला पढ़िए। पहला कह रहा है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी। तो आप लोगों को पता है कि 1919 के अधिनियम के बाद ये बात कही गई थी कि उसके 10 साल बाद अर्थात 1929 में हम एक संवैधानिक आयोग की गठन करेंगे, एक आयोग बनाएंगे, जो आयोग जाकर के वहां पर प्रॉपर इस बात पर डिसीजन लेगा कि क्या भारत जो है वो अपने स्थानीय सरकार बनाने में सक्षम है या नहीं है। इसके लिए 1919 में प्रावधान किया गया था और 10 साल बाद वो सरकार बनानी थी, वो कमीशन बनाना था। लेकिन चूंकि जो पार्टी वहां पर थी उसको ये डर था कि अगर हम सत्ता में से हट जाते हैं तो भारत जो कि एक महत्वपूर्ण उपनिवेश है उस पर डिसीजन क्या होगा, इसका जो क्रेडिट है वो कोई और सरकार ले ले, कोई और राजनीतिक पार्टी ले लेगी। इसके लिए 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन का यहाँ पर गठन कर दिया जाता है और साइमन कमीशन जब गठन होता है तो ये कमीशन में सिर्फ 7 विदेशी व्यक्ति शामिल होते हैं, जिसके कारण से साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है, गो बैक साइमन के नारे लगते हैं, लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। फिर आपने पढ़ा था कि भगत सिंह और ये लोग जो है उस सैंडर्स, जो कैप्टन सैंडर्स रहता है उस पर उसकी हत्या कर देते हैं। ये सारी घटनाक्रम चल रही है, ये घटनाक्रम समझिएगा। मैंने आप लोगों को जो क्लासेस ली, मैंने क्लासेस में आप लोगों को प्रॉपर एक क्रोनोलॉजी समझाई। मैंने आप लोगों को समझाया कि कैसे किस सीक्वेंस के बाद कौन सी घटना घटी, किस घटना ने अगली घटना को प्रेरित किया, तो वो आप लोगों को प्रॉपर प्रोसेस को समझना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये हुआ था आप लोगों का 1919 में। ये हमने बेसिक से देखा हुआ और ये सबको पता हुआ कि 2019 में इसके 100 वर्ष यहाँ पर पूरे भी हो चुके हैं। ठीक है, इस घटना के 100 वर्ष पूरे हुए थे 2019 में और इसी के बाद से सरकार ने जलियांवाला बाग में कुछ संशोधन किया था, जो कि करंट अफेयर्स में विजन की क्लास में हमने वहां पर चीजों को देखा हुआ है। ठीक है, आप सभी इन सब क्लासों के साथ साथ जो करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही है, यूपीपीसीएस के लिए जो घटना चक्र निशान सर कुछ क्लास ले रहे हैं और साथ ही जो विजन की क्लास चल रही है, उन दोनों क्लासेस को आप लोग करते चलिएगा। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, तो आप लोग सब चीजों को ध्यान रखिएगा। फिर कहा कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, तो ये वही 1930 में हुआ था भाई, मार्च अप्रैल 1930 में गांधी जी गए थे सविनय वगैरह के दौरान, वहां पर नमक बना करके नमक कर कानून को उन्होंने तोड़ दिया था, तो ये 1930 हो गया। फिर कहा कि फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी। अब ये बड़ा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई कि फिरोज शाह की जो मृत्यु है उसके बारे में तो हम लोग को आइडिया ही नहीं है, हमको पता ही नहीं कि फिरोज शाह की मृत्यु कब हुई थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि फिरोज शाह की इनकी मृत्यु को हटा दिया जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3 को हम रीअरेंज करें, एक क्रोनोलॉजी में लगाएं, तो आप देखिए सबसे पहले जो घटना घटी थी वो घटी थी आपकी दूसरे नंबर वाली, फिर इसके बाद घटना घटी थी आप लोगों की पहले नंबर वाली और फिर घटी थी तीसरे नंबर वाली। ठीक है, तो 2, 1, 3 ये एक ऑर्डर होना चाहिएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत चौथा कहां पर आएगा वो हम लोग को नहीं आइडिया है। चौथा यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है। ध्यान समझिएगा, मैं अपने स्टैंडर्ड से बता रहा हूं, मैं अपने नॉलेज के अनुसार इस बात को प्रयास कर रहा हूं यहाँ पर अटेम्प्ट करने का कि आप लोग समझे कि आप लोगों को भी इसी अप्रोच को फॉलो करना है। हो सकता है कि आप लोगों को पता हो कि फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी, मुझे भी पता है, मैंने आंसर देखा हुआ है इसका, जब मैं क्वेश्चन बना था मैंने देखा था फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी। लेकिन समझिएगा, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति, कोई नॉर्मल स्टूडेंट है, उसको इसके बारे में नहीं पता है, तो भी वो आंसर तक कैसे पहुंच सकता है। आप समझिएगा कि 2, 1 और 3 इसका रीअरेंजमेंट आपने यहाँ पर कर लिया, आपको चौथे का रीअरेंजमेंट बस नहीं पता कि चौथा कहां पर आएगा, तो आप चौथे को स्किप कर दिए और फिर आप देखिए कि ऑप्शंस आप लोगों के सामने क्या क्या दिए हैं, कौन कौन सा विकल्प आप लोगों के सामने दिया गया है, इसको आप लोग देखने का प्रयास करिए। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, अगर तो यहाँ पर जो विकल्प है, पहला विकल्प है कि 4, 2, 1, 3। ठीक है, तो 2, 1, 3 का जो क्रम है वो यहाँ पर ऐसे कैसे आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2, 3 और 1 ये जो क्रम है ये कैंसिल हो रहा है, ये क्रम इस ऑर्डर में नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए वो क्रम इस ऑर्डर में नहीं आ रहा है और यहाँ पर भी देखिए वो क्रम इस ऑर्डर में नहीं आ रहा है। तो विकल्प बच कौन सा रहा हम लोग के सामने, बच रहा है सिर्फ ए वाला विकल्प, अर्थात फिरोज शाह की जो मृत्यु सबसे पहले हो गई थी। ये यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट बात लिखी कि फिरोज शाह की मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई थी। ये एक पत्रकार थे, इन्होंने मतलब बहुत सारे संपादन भी किया था, बॉम्बे क्रॉनिकल नाम से एक मैगजीन को ये छापते थे। ठीक है, तो ये इस ऑर्डर में सारी घटनाएं घटी थी। राजनेता थे, बंबई नगर पालिका में शामिल हुए थे, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया था, फिरोज शाह मेहता की बहुत सारी भूमिका है। तो ये ऑर्डर आप लोगों को ऐसे याद करना है, इस रीअरेंज फॉर्म में याद करना है
कि चीजें आपको जो पता है, जितनी नॉलेज आप लोगों के पास है, उतने ही नॉलेज का प्रयोग करिए और उसी के आधार पर अपने आंसर को आप लोग आगे बढ़ाते चलिए। ठीक है, अब सब समझिएगा। अब अगर मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखाऊं तो मेरा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को फिर से कालानुक्रम में, क्रोनोलॉजी में लगाने की बात यहाँ पर सामने लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिएगा, अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था, जहां पर हमने देखा था कि सांप्रदायिक पंचांग जो था, सांप्रदायिक निर्णय था, उसके बारे में क्वेश्चन दिया था। कह रहा था कि वो 1933 में बना है कि नहीं बना है, सुमेलित करने में क्वेश्चन आया हुआ था। और मैंने वहां पर आप लोगों को बताया था प्रॉपर कि पूना पैक्ट जो है वो सांप्रदायिक निर्णय के बाद ही 1932 में आया था। तो इसका तो हमको टाइम पता है, इसका वर्ष हम लोग को पता है। गांधी इरविन समझौता, तो ये हमने डेट याद किया था प्रॉपर कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ये भी बात क्लियर है। क्रिप्स मिशन 1942, मैंने आप लोगों को बताया था कि गांधी जी ने इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट दिया था कि एक बैंक है जो क्रैश हो रहा है उसके ऊपर एक हमने चेक यहाँ पर लगाया हुआ है, ऐसा प्रस्ताव, स्क्रिप्ट प्रस्ताव के बारे में गांधी जी ने कहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो ये सारे पीरियड आप लोगों को यहाँ पर एग्जैक्टली पता है। अब देखिए इसको रीअरेंज कर लीजिए। सबसे पहले आएगा आप लोगों का चौथा, फिर आएगा दूसरा, फिर आएगा पहला और फिर आएगा आप लोगों का तीसरा। तो 4 2 1 3 इस ऑर्डर को जो है यहाँ पर आंसर हम लोग सही मानेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वो किस ऑर्डर पे दिया हुआ है। 4 2 1 3, ये जो चौथा तीसरा विकल्प है, ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जो चीजें मैं समझा रहा हूं, मेरा बस उद्देश्य ये है कि आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के तरीके को समझें। हम लोग यहाँ पर पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने नहीं आए हैं। हम लोग का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि हम पिछले 25 साल के, पिछले 30 साल के जितने भी पीवाईक्यू में इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए उनको यहाँ पर लाकर आप लोगों के सामने डिस्कस करते नहीं। हम लोग 15-20 क्वेश्चन देखेंगे, उन क्वेश्चन के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग को पीवाईक्यू देखना है। और पीआईक्यू बेहद इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर मत करिए, उसको नजरअंदाज मत करिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आपने खुद देखा भी यहाँ पर कि सांप्रदायिक पंचायत पूछा गया है। जिस बच्चे ने पीआईक्यू देखा होगा पूना पैक्ट वाला, वो सांप्रदायिक पंचायत 2019 में क्वेश्चन आया होगा तो उसको कितना आसानी से अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन हम लोग को प्रॉपर याद करते चलने की पीआईक्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों आप लोगों के सामने कि आईएनए में अधिकारियों पर जो मुकदमा चलाया गया था, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, वो कहां पर चलाया गया था। तो आईएनए मतलब क्या हो गया, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज की बात यहाँ पर हो रही है। जब 1945 में जापान हार गया था, आईएनए के सभी सिपाहियों को युद्धबंदी के तौर पर, पर्सन ऑफ द वार के तौर पर यहाँ पर लेकर के आया गया था इंडिया में। तो उनके ऊपर जो केस चला था वो केस कहां पर चला था, तो हमने बताया था आपको कि लाल किला दिल्ली में ओपन कोर्ट में केस चल रहा था। कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे नेतागण थे जो कि इस बचाव समिति में शामिल थे। आईएनए के जो जितने अधिकारियों पर केस चला था उनके बचाव समिति में वो लोग शामिल थे। और पूरे देश में बहुत सारे बड़ी मात्रा में चंदा इकट्ठा किया गया था, बहुत सारे फंड इकट्ठा किया गया था। तो ये सारी चीजें हमने वहां पर देखी थी। अब चीजों को और समझिएगा आप लोग। आईएनए के जो 3 अधिकारी थे, जिन तीनों का नाम मैंने आप लोगों को प्रॉपर याद करने को कहा था, और मैंने कहा था कि बेहद इंपॉर्टेंट नाम है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं, कि 3 व्यक्ति, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और आपके थे प्रेम सहगल और शाहनवाज, ये 3 मुस्लिम, हिंदू और सिख, ये तीनों व्यक्ति को आप लोगों को याद रखना है। और कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन किन व्यक्तियों पर वहां पर केस चला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये 1945 की बात की घटना है। आईएनए के अधिकारियों जो केस चला था वो लाल किला में चलाया गया था। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब चीजें आगे देखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में, राष्ट्रीय पंचांग जो नेशनल कैलेंडर की बात हो रही है यहाँ पर, किस संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, इसके बारे में टिप्पणी करनी है। 2 कथन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। ठीक है, विक्रम संवत पर आधारित है, ऐसा पहला प्रश्न दिया होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि शक संवत के आधार पर, शक संवत एक सालिवाहन राजा थे, उनके नाम पर, उनके राज्यारोहण के नाम पर जब 78 इश्यू में, 78 इश्यू में उनका राज्यारोहण किया गया था, तो उसके बाद से एक इन्होंने शक संवत की शुरुआत की। तो भारत ने आजादी के बाद, ध्यान रखिए ये डेट याद रखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, कि 26 जनवरी 1950 को नहीं, ठीक है, हमने करीब 1957 में जाकर के अपने राष्ट्रीय पंचांग को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, हमने 1957 के राउंड में शक संवत पे जो आधारित पंचांग था, 22 मार्च 1957 को, जब 22 मार्च को नया साल शुरू होता है शक संवत में, तब हमने इसको राष्ट्रीय कैलेंडर के तौर पर, राष्ट्रीय पंचांग के तौर पर शामिल किया था। तो ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, शक संवत की शुरुआत है वो कनिष्क राजा जो थे, ठीक है,
सम्राट कनिष्क ने शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की थी। तो ये आप लोग थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट थोड़ा कुछ में लगता है चेंज है यहाँ पर, ठीक है। अब समझिएगा अगला फैक्ट, अगर मैं देखूं अगला क्वेश्चन को मैं दिखाने का प्रयास करूं आप लोगों को, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पर आप लोगों के सामने कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था। तो मैंने प्रॉपर आप लोगों से चर्चा किया था, मैंने आप लोगों को समझाया था कि राजा जी फार्मूला एक राजगोपालाचारी फार्मूला लेकर के कांग्रेस के एक नेता थे, उन्होंने लेकर के आया था। और ये जो फैसला था राजगोपालाचारी फार्मूला, इसको गांधी जी का समर्थन हासिल था, लेकिन ये अपने इसको पर न तो मुस्लिम लीग सहमत हो पाई, न तो कांग्रेस सहमत हो पाई थी। ये थोड़ी समस्या थी यहाँ पर, क्योंकि हालांकि जो पूरा राजगोपालाचारी फार्मूला था, ये फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग कर रहा था, पाकिस्तान की डिमांड का समर्थन करता था, ठीक है। इसके कारण से, लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग ये करते हमको अप्रत्यक्ष तौर पर, हमको प्रत्यक्ष तौर पर उस बात पर सहमति चाहिए, इसलिए ये फॉर्मूला आगे सक्सेस नहीं हो पाया था। और इसके बाद आपने देखा था कि भूला भाई देसाई और लियाकत समझौता हुआ था, जिसने की इन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मन में जो मन मुटाव था इन दोनों के मध्य में, उसको और बढ़ा दिया था। तब जाकर के भारत के विभाजन का जो रास्ता है वो आगे और बढ़ जाता है, ठीक है। तो सीआर फॉर्मूला जो है वो राजगोपालाचारी जी द्वारा लेकर के आया गया था। अब चीजें देखिए आप लोग, अब मैं अगर अगला क्वेश्चन दिखाऊं आप लोग को यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की है, ठीक है। अभिनव भारत समाज की स्थापना किस किस व्यक्ति ने की, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है। और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है चीजें, क्लियर क्या है कि यहाँ पर 4 व्यक्ति का नाम दिया है, भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष और पुलिन बिहारी। इन चारों में से जो विनायक दामोदर सावरकर थे, जो कि वर्तमान में एक 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के मध्य में बहुत विवाद का विषय बने हुए हैं, ठीक है। देखिए किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को, किसी पर्सनालिटी को आप इतिहास के बाद वर्तमान में जज नहीं कर सकते, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर ने वास्तव में इन्होंने कालापानी की सजा भुगती थी, इनको जेल में डाला गया था, अंडमान निकोबार में कैद थे। तो वो घटनाक्रम, इनकी जो भूमिका है आंदोलन में, इसको कभी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो यही है कि कुछ पार्टियां समर्थन करती है, कुछ पार्टियां विरोध करती है, और इसी कारण से पूरा विवाद यहाँ पर उभर कर सामने आ जाता है। तो विनायक दामोदर सावरकर जो कि एक क्रांतिकारी थे, इन्होंने पहले मित्र मेला नामक एक संगठन की स्थापना की था, और उसी मित्र मेला का नाम बदल करके 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया था, ठीक है। तो मित्र मेला हो या अभिनव भारत हो, इन दोनों की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। इनके कोई भाई थे, गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर, इन दोनों लोगों ने मिलकर के भी इसमें सहयोग दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान आप लोग रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का जो कॉन्सेप्ट है वो सीआर दास के द्वारा लेकर के आया गया था, ठीक है। जब सीआर दास जब असहयोग और खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद प्रॉपर सीआर दास कहते हैं कि अब हम लोगों को विधानसभा में शामिल होना चाहिए, असेंबली में शामिल होना चाहिए। और वहीं पर आपने देखा होगा कि परिवर्तनवादी और नो चेंजर्स, इन 2 गुटों में डिवीजन होता है कांग्रेस का, अलग अलग तरह से खंड विभाजित हो जाते हैं। और एक वर्ग जो रहता है वो रचनात्मक कार्य में लग जाता है, एक वर्ग जो रहता है वो असेंबली में शामिल होता है। तो यहीं पर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। और इस गठन के दौरान जो मोहम्मद अली जिन्ना रहते हैं, जिन्ना साहब रहते हैं, वो जिन्ना साहब आपको इस पार्टी को वहां पर असेंबली में समर्थन करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा कि एम ए जिन्ना के द्वारा इनका समर्थन वहां पर किया गया था। फिर निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में प्रांतीय सरकार की स्थापना हुई थी। तो मैंने आप लोगों को प्रॉपर समझाया था कि भारत छोड़ो मूवमेंट के दौरान कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। तो वहीं पर एक टाइम में 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस टाइम में मिदनापुर में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। तो ये आप लोगों को प्रॉपर ध्यान में रखना है। इसके साथ ही साथ यहाँ की जो सरकार थी, उसने सशस्त्र विद्युत वाहिनी एक संगठन का गठन किया था, ठीक है। और करीब 1942 से 1944 तक रही भी थी। इसके साथ ही साथ उड़ीसा के तलचर में भी सरकार चली थी, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार चली थी। इन सब पर हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में, ठीक है। ये जो समानांतर सरकार का पूरा कॉन्सेप्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन टाइम पर ये बहुत फेमस रहा था, और इस पर हमने पूरी क्लास में डिस्कस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज हमने वहां पर डिस्कस किए, जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बताए थे, मैंने शॉर्ट नोट्स आप लोगों को दिखाए थे, उनको आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, और वो उसके माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। अब चीजें और देखिएगा आप लोग, यहाँ पर अगर मैं अगला क्वेश्चन दिखाऊं, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने
सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी? ये प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों आप लोगों के सामने, और इसका आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, पहला है आईएनए मुकदमा जो लाल किला में हुआ था, लाहौर षड्यंत्र जो भगत सिंह और इनके संदर्भ में हुआ था, ठीक है, मेरठ षड्यंत्र केस, और उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। जो मेरठ षड्यंत्र केस है दोस्तों, मैंने आप लोगों को प्रॉपर समझाया था चीजें कि 1929 में पूरे भारत में करीब 32 साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, और उन 32 साम्यवादी नेताओं में से 3 नेता ऐसे थे जो कि ब्रिटिश व्यक्ति थे। ठीक है, और मैंने उन तीनों का नाम आप लोगों को बताया था, मैं उम्मीद करता हूँ तीनों नाम आप लोगों को याद होगा। ठीक है, वही वो ऐसा केस था जिस केस ने पूरे विश्व में एक सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि पूरे विश्व के कई बड़े बड़े नेता यहाँ पर शामिल थे, साम्यवादी संगठन था, तो इसकी भूमिका और ज्यादा वहां पे चर्चा का विषय बन गई थी उस टाइम में। इसके लिए मेरठ षड्यंत्र केस जो है उन सभी के लिए जो सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां हैं वो अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, रूजवेल्ट इनके द्वारा की गई थी। तो ये बात है, ये फैक्ट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब चीजों को आगे समझिए। अगला क्वेश्चन फिर से एक क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं के सही कालानुक्रम में निर्दिष्ट किए। ठीक है, कालानुक्रम की बात यहाँ पे फिर से करा दोस्तों, करके रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ था। तो मैंने आप लोगों को बताया कि रॉलेट एक्ट 1919 में लेकर के आया गया था, इसको ब्लैक कानून कहा गया था, इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो प्रॉपर इसी यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, तो 1919 की जो विरुद्ध 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया था, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह। अब यहाँ पर असली प्रश्न बचता है, बहुत से लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह में क्या क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि 1918 में होता, और इसके बाद आप लोगों का होता खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में ही था। तो 1918 में गांधी जी, देखिए गांधी जी जब भारत वापस आते हैं तो उसके बाद से पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, पूरे भारत में समस्याएं रहती है उनको जानने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद कुछ मूवमेंट्स ये करते हैं। तो उन मूवमेंट्स में 3 फेमस मूवमेंट है जिनकी क्रोनोलॉजी आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, और फिर आप लोगों को यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों का क्वेश्चन इससे बहुत बार फंस सकता है, आ सकता है। और रॉलेट तो 1919 में हम लोग को पता ही है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर बन गया था। ठीक है, अब चीजों को और समझिएगा आप लोग। अब अगर मैं अगला क्वेश्चन दिखाऊं आप लोगों के सामने यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि परित्याग कर दिया था। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर जलियांवाला बाग पढ़ाते समय आप लोगों को समझाया था कि 2 घटना यहाँ पर घटी थी। एक शंकर नायर करके एक व्यक्ति थे जो कि केंद्रीय विधायक की जो असेंबली थी, ठीक है, कार्यकारिणी परिषद जो थी, उससे उन्होंने इस्तीफा दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका था, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि, जिसको सर की उपाधि हम लोग कहते हैं, उस उपाधि का उन्होंने वहां पर परित्याग किया था। तो 2 प्रमुख घटनाएं घटी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चीजें और देखिए। अब अगर मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन और है मेरे हिसाब से, हाँ, कि मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था। ठीक है, 1923 में जिस पार्टी का गठन किया गया था उस पार्टी का नाम यहाँ पर पूछ रहा है। मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि स्वराज पार्टी थी जिसका यहाँ पर गठन किया गया था सीआर दास के द्वारा, ताकि हम लोग केंद्रीय विधान असेंबली में शामिल होकर के सरकार के विरुद्ध वहां पर कुछ एक्शन ले सके, कुछ प्रस्ताव पारित कर सके, ताकि जो हम लोग की डिमांड है वो वहां पर पूरी हो सके। ठीक है, देखिए असहयोग समाप्त हुआ था, तो मैंने आप लोगों को प्रॉपर समझाया था कि असहयोग आंदोलन के बाद एक वर्ग था जो कि रचनात्मक कार्य करना चाह रहा था, दूसरा वर्ग ये कहता था कि नहीं अब इससे कुछ होगा नहीं, हम लोग को विधायिका में शामिल होकर के, असेंबली में शामिल होकर के वहां पर विरोध करना चाहिए। तो ये पूरी घटना उस क्रम में वहां पर हो रही थी। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग का ये पूरा टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है, और हमने करीब 3-4 साल के पीआई, 4 साल का पीआई मैंने यहाँ पर उठाया हुआ था जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, इसके माध्यम से आप लोग समझिएगा चीजों को, हमने प्रॉपर डिस्कस क्या किया, हमने डिस्कस ये किया कि अगर आपके पास सीमित इंफॉर्मेशन है उनका कैसे प्रयोग करना है, और दूसरी बात कि जितनी चीजें हमने क्लास में पढ़ी हैं अभी तक, क्वेश्चन उन्हीं सबसे बनकर के आ रहा है। ठीक है, और एक बात और समझिएगा कि बिल्कुल संभव है कि 1-2 क्वेश्चन तो जरूर ऐसे आएंगे जो कि बिल्कुल बाउंसर होंगे। तो बाउंसर क्वेश्चन को भी अगर आप थोड़ा सा बस वहां पर ना स्लो खेल जाएं, अगर आप बाउंसर की गेंद को अगर आप बस टिक करके छोड़ दें तो आप सेफ हो जाते हैं। तो सेफ जोन में रहने के लिए हर क्वेश्चन पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेपर दीजिए, पीवाईक्यू को सॉल्व करिए, कोई ना कोई एक टेस्ट सीरीज प्रॉपर आप लोग सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, उनको देखिए क्या गलती हो रही है, कहां पर गलती हो रही है, क्या समस्या आ रही है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बने। सिर्फ प्री टाइम बैच से कोई फायदा नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर प्री टाइम बैच के बाद आप लोग टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस नहीं करते, कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करिए।
आप टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं कर पा रहे तो पीवाईक्यू की कम से कम 25 साल 20 साल के पेपर को सॉल्व करिए, ताकि आप लोगों की पूरी हैबिट बन जाए कि किसी भी प्रकार का प्रश्न आप लोगों के सामने आए तो उस प्रश्न को आप लोग वहां पर टैकल कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। आज क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। हिस्ट्री आप लोगों का यूपी पीसीएस वालों का बकायदा समाप्त हो चुका है। यूपीएससी का पीवाईक्यू एक बचा हुआ है, जिसको मैं अगली क्लास में समाप्त कर दूंगा, तो वो भी आप लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।